हेलो स्टूडेंट्स, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट या फिर बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व की जो आपकी बुक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और इसी यूनिट के अंदर हमारे पास चैप्टर 2 भी है जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आइएगा बच्चों, देखिएगा। तो आपकी जो सबसे पहला टॉपिक है, वैसे तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपके स्थितिज ऊर्जा का है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बट बच्चों, आपकी इसमें विद्युत विभव भी काम में आएगा। ओके, तो पहले मैं विद्युत विभव आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो देखिएगा बच्चों, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा अपनी कॉपी के अंदर, है ना। बच्चों, मैंने पहले ही आपके लिए लिख लिया ताकि टाइम ख़राब नहीं हो यहाँ पे, है ना। यहाँ मैं आपके साथ साथ यहाँ लिखता तो कितना टाइम ख़राब होता उसमें। तो बच्चों, आप खुद लिखते जाइएगा, आराम से नोट्स बनाइएगा और मैं आपको पीडीएफ नोट्स अपने एप्लीकेशन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से लिख लेना। ओके, तो आइए बच्चों, विद्युत विभव। देखो बच्चों, विभव क्या है। विद्युत विभव को सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन द्वारा व्यक्त किया जाता है। बच्चों, अभी देखते हैं अपन कैसे व्यक्त करेंगे ना इसको। हम जानते हैं कि रेखीय समाकलन का भौतिक अर्थ कार्य होता है। मैंने बताया था आपको कि लाइन इंटीग्रल का जो फिजिकल मीनिंग है बच्चों, वो एक वर्क को रिप्रेजेंट करता है ना। कि जो लाइन इंटीग्रल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को, यानी कार्य को, है ना। तो विद्युत विभव की गणना हेतु एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। हमने एक ये निर्देश तंत्र लिया है, इसको आप एक्स और वाई मान लीजिए बच्चों। ठीक है, इस निर्देश तंत्र में दो बिंदु ए व बी है जिनको मिलाने पर पी क्यू वक्र रेखा का निर्माण होता है। बच्चों, हमने इसकी क्लास के अंदर बात की थी कि ए से बी तक हमें जाना है तो हमें छोटे छोटे क्या करने होंगे, इसके अल्पांश करने होंगे। अल्पांश लेंगे और प्रत्येक अल्पांश के लिए वेक्टर फील्ड यानी जो सदिश क्षेत्र उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। मान लीजिए DR1 है, DR2, DR3 है ना, ऐसे होगा। ठीक है, तो हमने वहाँ पर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू ए से बी ए डॉट डी एल हमने प्राप्त की थी बच्चों। ठीक है, माना डी एल की जगह मैं डी आर रख दूँ। डी एल भी क्या है, कोई अल्पांश लंबाई है, और डी आर भी क्या है, कोई अल्पांश लंबाई है। तो ए वेक्टर इक्वल टू मैंने मान लिया एफ वेक्टर, ये कोई बल है बच्चों। ठीक है, बल। ओके, अब देखिए बच्चों, थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो W बराबर ए टू बी, मैंने एक ही जगह क्या रख दिया, एफ डॉट डी आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको दे दिया है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्युत बल की परिभाषा से। प्यारे बच्चों, विद्युत बल की जो परिभाषा है आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ी है, F बराबर क्यू नॉट ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, समझ गए, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी अपन कैसे लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऐसे लिखते हैं बच्चों, फोर्स अपॉन चार्ज। यूनिट चार्ज होता है ये, है ना, टेस्ट चार्ज जिसे हम कह सकते हैं, परीक्षण धनावेश या परीक्षण आवेश। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकालो, एफ बराबर क्यू नॉट ई आ जाएगा बच्चों। इस वैल्यू को आप एफ की जगह पुट करेंगे तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास आएगा ए से बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर वेक्टर। ओके, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट को मैं बाहर ले सकता हूँ इंटीग्रेशन से, बिकॉज ये तो टेस्ट चार्ज है। ए टू बी ई डॉट डी आर, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र है, और डी आर एक अल्पांश लंबाई है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्यू नोट को मैं इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम अब इसकी परिभाषा देते हैं। देखो, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। प्यारे बच्चों, विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर। ठीक है, तो कोई भी एकांक धनावेश है उसको आप क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी पहले से विद्युत क्षेत्र में ही था, उसको एक बिंदु से अपन दूसरे बिंदु तक विस्थापित कर रहे हैं। उस विस्थापित करने में जो कार्य करेंगे उसे हम विभवांतर कहते हैं बच्चों, है ना। वर्क को ही रिप्रेजेंट करता है। तो वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये क्या है, विभवांतर की परिभाषा। आपने छोटी क्लासों में बच्चों इसको पढ़ा होगा, आराम से अच्छे से पढ़ा होगा।
ठीक है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो एक दूसरे पेज को लेके देखिएगा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक यानी कि फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट ए है, इस पे मेरे पास क्यू नोट चार्ज था पहले से, और इसका जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे वो वी ए है। वी ए यानी ए पॉइंट का विद्युत विभव मैंने मान लिया वी ए। इसको मैं विद्युत क्षेत्र में ही किसी दूसरे बिंदु तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे ला रहा हूँ इस क्यू नोट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ये पॉइंट बी है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया वी बी। ठीक है, विभव कितना हो गया वी बी। पोटेंशियल को विभव को पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, है ना, तो वी बी। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करेंगे बच्चों वो क्या होगा, विभवांतर होगा। और वो किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, वी बी माइनस वी ए। क्योंकि पोटेंशियल आपके पास कैसे डिफाइन करोगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ये क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट का मतलब है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, ये विभवांतर के इक्वल आएगा बच्चों। ओके, आपने छोटी क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। आइए बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो समीकरण नंबर हमने 3 यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब प्यारे बच्चों समीकरण 2 और 3 को देखिए जरा ध्यान से। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि ई डॉट यानी कि डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट की जगह आप क्या रख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए रख सकते हैं बच्चों। तो देखो वी बी माइनस वी ए टू बी ई वैक्टर डॉट डी आर। बच्चों मैंने यहाँ पे एक निगेटिव साइन लगाया है। ये क्यों लगाया है बच्चों, ये हमें क्या बता रहा है, देखो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों जब हम चार्जेस को ला रहे थे तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो विरुद्ध कार्य यानी विपरीत दिशा में कार्य करने के लिए हम फिजिक्स के अंदर नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इक्वेशन नंबर 4 हमने इसको दे दिया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब हम विद्युत विभव की परिभाषा देते हैं। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। प्यारे बच्चों ये परिभाषा आपको समझनी होगी कि देखो कैसे, कि हमारे पास ये कोई विद्युत क्षेत्र था बच्चों। इस बार चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ नहीं ले जा रहा हूँ। पहले जो विभवांतर की परिभाषा दी थी उसमें मैंने क्या किया था, क्यू नोट को मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा था। लेकिन इस बार जो क्यू नोट है, मैं कोई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई बिंदु डिफाइन है मेरे पास ए। मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यू नोट को मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ बच्चों। कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से ला रहा हूँ इस बिंदु ए तक। तो मुझे धीरे धीरे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आऊँगा तो मुझे इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, जब इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो उसी कार्य को हम विभव के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, यानी क्यू नोट को विभव की कंडीशन में हमें इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा। ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसको कहाँ से लेके आओगे, अनंत से। और अनंत पर बच्चों विभव का मान 0 होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब अपन बच्चों इसको यहाँ से लेके आएंगे। ओके, क्यू नोट को इनफाइनाइट से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत विभव कहलाता है। ओके, तो बच्चे आप लोग बच्चों समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। अनंत पर वी पी, मान लेते हैं कि जो पी पॉइंट है वो कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। यानी पी पॉइंट इनफाइनाइट पर, तो वहाँ पे विभव कितना होगा, अभी मैंने बताया 0 होगा। अनंत पे हमेशा विभव 0 लेना होगा बच्चों। ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट माना जाता है, तभी तो उसको अनंत नाम दिया गया है। ठीक है, वी आर माइनस वी इनफाइनाइट, पी की जगह कितना रख दिया आपने, इनफाइनाइट, माइनस पी की जगह क्या रख लिया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू आर ई वैक्टर डॉट डी आर। वी आर वी इनफाइनाइट का मीन्स क्या है बच्चों, 0, यानी अनंत पे विभव कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी हर एक बात क्रिस्टल क्लियर तरीके से। ओके, वी आर इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ओके, इक्वेशन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे विद्युत विभव को डिफाइन कर दिया है। ओके, आइए नेक्स्ट अपन और बात करते हैं। बच्चों ये सब आपने पढ़ लिया है कहाँ पे, 12th क्लास के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। हाँ थोड़े अलग वे में पढ़ी होगी लेकिन यही चीज़ें थी वो। ठीक है, आइएगा
बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव। प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, KQ/R होता है। तो उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R ई वेक्टर डॉट DR वेक्टर, समीकरण नंबर 1 हमने इसको दे दिया है बच्चों। ठीक है, मान लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई बिंदु आवेश Q है और इससे R दूरी पे किसी बिंदु P पे मुझे क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, वही काम इनफाइनाइट से लेके आऊँगा कि इस चार्ज को, है ना, यहाँ तक बिंदु P तक, और इसके यानी टेस्ट चार्ज को लेके आऊँगा और इसके पोटेंशियल का वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। ठीक है, तो आइएगा बच्चों, हमें पता है ई वेक्टर KQ/R² R कैप होता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। 12th क्लास में आपने पढ़ लिया बच्चों ये KQ/R²। बार बार बच्चों मैं 12th क्लास का नाम क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप वापस इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें, देख सके यदि आपके पास पहले के नोट्स पड़े हुए हैं तो, वरना तो आपको मानना ही पड़ेगा कि यही होता है। ठीक है ना, ई वेक्टर इज इक्वल टू KQ/R² R के। V इज इक्वल टू माइनस ऐसे कैसे इनफाइनाइट टू R, ई की जगह मैंने वैल्यू रखी KQ/R² R के माइनस 3 डॉट DR R के। देखो बच्चों, किसी भी वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर होता है। तो वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा DR R के, DR वेक्टर को। ठीक है, इसे इधर साइड में देख लेना, ये मैंने सेंस लगा के लिख दिया है। ओके, V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R KQ/R² DR। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। V इज इक्वल टू माइनस KQ बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, माइनस 1/R होता है बच्चों इसका इंटीग्रेशन, किसका, 1/R² का। सभी बच्चे जानते होंगे 1/R² का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको R² को ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा DR। सभी जानते हैं x की पावर n dx का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखो r की पावर -2+1 कितना हो गया, r-1, नीचे भी -1, तो कितना हो जाएगा, r-1 को मैं 1/R लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो -1/R इसकी वैल्यू आएगी बच्चों। तो यहाँ से KQ बाहर हुआ, 1/R² का जो इंटीग्रेशन है बच्चों -1/R, लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट टू R। V इक्वल टू माइनस KQ -1/R, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये तो सबको आता होगा बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट रखना 12th क्लास में अच्छे से सीखा है, और आपके फर्स्ट ईयर के अंदर बुक भी है इंटीग्रेशन की, आपने वो भी पढ़ी है। तो V इक्वल टू KQ/R। तो प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, KQ/R। ठीक है, यहाँ पे मैंने R लिया है, यहाँ पे कैपिटल R है, कोई बात नहीं, यहाँ आप डिस्टेंस को कितना माने, कैपिटल R ही मान ले बच्चों। ठीक है ना, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा विभव का टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। एक्चुअल में तुम्हारा चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, हालांकि वो चीज़ें भी आपको पढ़नी है, उनको भी लिख लेना, वरना बट एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा इस विभव वगैरह, फिर भी एक बार रिपीट कर लेना, आ ही जाए बाई चांस कोई क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आइएगा अब हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बच्चों क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वो वर्क डन है, वो कार्य है बच्चों, जब हम किसी निकाय की क्या करें, रचना करें, अर्थात हम आवेशों को अनंत से लेके आए और किसी सिस्टम का निर्माण करें, और उस सिस्टम को बनाने के लिए जो आवश्यक, यानी कि जो हम वर्क कर रहे हैं उस सिस्टम को बनाने के लिए, वो वर्क ही एनर्जी में चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आइएगा इसकी परिभाषा हम यूनिक वे में अच्छे से लिखते हैं। किसी भी आवेशित कण की स्थिति या अभिविन्यास में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बच्चों, मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में यानी यांत्रिकी में आपको मैंने स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी कण की स्थिति या अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण जो निहित ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये लिखवाया था। यहाँ पर एक शब्द और जुड़ गया इसके आगे, वैद्युत। तो बस बच्चों क्या है, किसी भी आवेशित कण की हो जाएगी वो, यानी विद्युत ऊर्जा किसकी होती है, आवेशित कण की होती है बच्चों। तो किसी भी आवेशित कण की स्थिति या अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थात किसी एकांक धनावेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बच्चों, संचित हो जाता है, यानी कि एकत्रित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको परिभाषा अच्छे से याद कर लेनी है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। पहला पॉइंट है आपके कि हम दो आवेशों का निकाय बनाएंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप समझिएगा। देखो कैसे हम बनाएंगे निकाय। हम एक हमारे पास Q1 आवेश है, हम उस Q1 आवेश को इनफाइनाइट से लेके आए किसी विद्युत क्षेत्र में, समझ रहे हैं, यानी कि वो Q1 आवेश ही आया है पहले उस सिस्टम के लिए और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो बताओ उसका कोई विरोध करने वाला है क्या वहाँ पे? कोई नहीं है इस टाइम पे तो। लेकिन अब जब मैं Q1 को ले आया तो ये अपने चारों ओर क्या बना लेगा, एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा, बनाएगा कि नहीं, और इसके कारण कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल भी होगा बच्चों। मान लीजिए R दूरी पे पॉइंट ये A है और ये B है, यहाँ इस पॉइंट पे बताओ विभव कितना होगा बिंदु आओ इसके कारण, कितना होगा KQ1/R। KQ/R ही होता है ना विभव, तो इसके लिए कितना हो जाएगा KQ1/R हो जाएगा बच्चों इस पॉइंट पे विभव। अब मैं दूसरे आवेश Q2 को लेके आ रहा हूँ बच्चों इनफाइनाइट से। कहाँ से ला रहा हूँ? इनफाइनाइट से ला रहा हूँ। यहाँ इनफाइनाइट है, अनंत बहुत दूर होता है बच्चों। ठीक है, इनफाइनाइट मैंने यहाँ मान लिया है, तो इसको मैं यहाँ से लेके कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, बिंदु B तक ले जा रहा हूँ। अब मुझे बच्चों इस विभव के प्रभाव में ले जाना होगा, अर्थात इसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अतः बच्चों इसके द्वारा इसके लिए जो कार्य करूँगा वही किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। बच्चों इसके लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा जब आप इसको इनफाइनाइट से लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले यहाँ पर कोई चार्ज था ही नहीं, और जब कोई चार्ज नहीं था तो इसके विरुद्ध क्या करना बताओ। इसका मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। मान लीजिए कि यहाँ पर ये मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए आप मान लीजिए इसको ये मान लीजिए बच्चों 500 रुपये ऐसे माना आपने, और इन 500 रुपयों को ये किसी को दिख गए, मान लो एक व्यक्ति को, और मान लीजिए वो व्यक्ति एक ही है, अकेला व्यक्ति है, और वो जब ये 500 रुपये उसको दिखे कि यहाँ पड़े हैं, इनको लेने के लिए भगेगा, इसको कोई कार्य करना पड़ेगा, यानी कोई लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा कि यहाँ आके बस सीधा आया और यहाँ से ले लेगा इनको, कोई दिक्कत नहीं है इसको तो। लेकिन बच्चों जब यही नोट एक या दो तीन बच्चों को दिख जाए, एक 2-3 लड़कों को दिख जाए नोट, तो सारे के सारे भगेंगे और एक दूसरे से हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी करेंगे इस नोट के लिए। वो करेंगे कि नहीं कि ये मेरा है, वो कहेगा मेरा है, हो सकता है फाड़ भी दे इसको, है ना, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो कहने का मतलब इनको एक दूसरे की लड़ाई करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, यानी विरुद्ध लड़ना पड़ेगा एक दूसरे के इस नोट के लिए। तो बच्चों ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि जब कार्य करने का मतलब जब चार्ज हमारे पास नहीं था, पहले से कोई चार्ज नहीं था यहाँ पे, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा Q1 को लाने के लिए। लेकिन जब Q2 को लेके आएंगे बच्चों तो पहले से अब कौन मौजूद है यहाँ पे, अब Q1 आ चुका है, तो Q2 के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो KQ1/R इसका पोटेंशियल हो जाएगा और इस पोटेंशियल के विरुद्ध इसको वर्क करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, माना दो आवेशों का एक निकाय है। कितने आवेश है देखो, दो। आपको थ्योरी कैसे लिखनी है, डायग्राम को देखते हुए। माना दो आवेशों का एक निकाय है, इस निकाय में Q1 व Q2 दो आवेश उपस्थित है। ठीक है, जिनके मध्य की दूरी कितनी है बच्चों, R है। Q1 कहाँ पर है, A पर, A पॉइंट पे, और Q2 B पे। ये थे नहीं, इनको मैंने एक जगह लिखा है, अभी तो मैं एक को लेके आऊँगा इनफाइनाइट। देखो इस दूसरे डायग्राम में दिखा रखा है इनको लाते हुए। तो प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 के कारण KQ1/R। अभी बताया था, हमेशा माइंड में सेट रखो कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव है कितना होता है, KQ/R। जो भी आवेश दे रखा हो वहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे Q1 दे रखा तो Q1 रखो, Q2 दे रखा हो तो Q2 रखो, कैपिटल Q दे रखा हो तो कैपिटल Q रखो, है ना, KQ/R, KQ1। अब यहाँ Q1 है तो Q1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों Q1 यहाँ पर है, अब Q1 अपना पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट करेगा चारों तरफ। Q2 को मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इनफाइनाइट से। तो बच्चों Q2 आवेश को अनंत से बिंदु कहाँ तक लाओगे, यहाँ पर बिंदु दो बच्चों B, और यहाँ पे बिंदु B तक लाने में कार्य करना पड़ता है। देखो लिखा है साफ साफ मैंने, कार्य करना पड़ता है बच्चों। अतः W बराबर क्या हो जाएगा, Q2V।
कार्य की परिभाषा यही तो होगी, क्यों बताओ। देखो विभव की परिभाषा क्या होती है, W/Q, यानी विभवांतर या विभव की यही परिभाषा निकाली थी अपन ने, W/Q, यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा बच्चों। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q और V, QV आ जाएगी बच्चों। लेकिन Q थोड़ी है अपने पास, Q2 आवेश है, कौन सा है, Q2, तो Q2 लिख देंगे। ठीक है, तो Q2 इंटू V, तो U, यही जो वर्क है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, यही वर्क आपके पास एनर्जी में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने बोला था कि आवेशों को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वही किसके रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U इक्वल टू Q2 और V की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, देखो KQ1/R, तो ये पुट कर दी यहाँ पे। U बराबर कितना हो गया, KQ1Q2/R। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर W की जगह U कैसे लिखा। बच्चों यही कार्य किस क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य ही तो ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। प्यारे बच्चों तो समझते हैं ना आप, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल। क्या होती है, कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। तो बच्चों जो कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा निहित होती है ना, कार्य ही ऊर्जा होती है। तो W को मैं U से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई बच्चों कि नहीं, दो आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है वो ये होता है। ये कक्षा 12 में आपने पढ़ा है बच्चों, U इक्वल टू KQ1Q2/R होता है। ओके बच्चों, तो आपको उम्मीद करता हूँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने पहले दो आवेशों की निकाय की ऊर्जा पढ़ी, अब हम तीन आवेशों के निकाय देखते हैं बच्चों। तो तीन आवेशों का भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें भी आपको, है ना। तो देखो बच्चों, जब हम प्रथम आवेश Q1 को लाएंगे तो कोई वर्क करना पड़ेगा क्या बच्चों, बताओ मुझे। क्योंकि जब प्रथम आवेश Q1 को ला रहे हैं तो Q2 और Q3 कहाँ है अभी, वो तो अनंत पे पड़े हुए हैं। Q1 भी अनंत पे था, लेकिन मैं उन तीनों में से किसको लेके आया हूँ, सबसे पहले Q1 को। तो Q1 को जब मैं ला रहा हूँ तो वहाँ पर कोई आवेश नहीं है पहले से। तो Q1 को जब मैं विद्युत क्षेत्र में यानी कि उसके किसी पॉइंट तक ला रहा हूँ तो वहाँ पे कोई पहले से कोई आवेश नहीं है बच्चों। अतः तो Q1 के लिए मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ प्रथम आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A, यहाँ लिख देना बच्चों, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 कितना हो जाएगा, 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय आवेश Q2 को बिंदु कहाँ तक लाओगे, B तक, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चों बताओ। अब सुनो, अब आपको यानी कि आप इस Q2 को जब आप लेके आ रहे हो बच्चों, तो अब आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। इस Q2 आवेश के कारण क्या होगा, वर्क होगा। कितना वर्क होगा बताओ, वो Q1 के पोटेंशियल के कारण वर्क होगा। क्योंकि अब Q1 जो है उसका विरोध करेगा, उसको लेके आओगे जब आप Q2 को, करेगा कि नहीं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, W2 बराबर Q1 के कारण विभव इंटू Q2। वर्क की यही होती है ना फॉर्मूला, W बराबर QV, याद रखना हमेशा, अभी पीछे ही बता दिया मैंने। ये कहाँ से आता है, विभव से आता है, V बराबर W/Q से। ठीक है, तो W की जगह W2 लिया। W2 क्यों लिया, क्योंकि द्वितीय आवेश है। और आवेश Q की जगह क्या लूँगा, Q2, Q2 को लेके आ रहा हूँ इनफाइनाइट से, Q2 मैंने पीछे लिखा है। और V का मतलब है विभव। विभव किसका आएगा, पहले से कौन था यहाँ पे, Q1 था, तो Q1 के कारण क्या आएगा, विभव आएगा। ठीक है बच्चों, तो Q1 के कारण विभव। तो W2 इक्वल टू Q1 का कितना हो गया, KQ1/R12। R12 क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, R12 माना है मैंने इसको। A पहले से था, इस पॉइंट पे इसका विभव कितना है, यहाँ पे इस दूरी पे KQ1/R12 इंटू आवेश कितना है, Q2। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, KQ1Q2/R12, समीकरण नंबर कितना आ गया बच्चों, 2 हमने इसको दे दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तृतीय आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। बच्चों हमने Q1 को हम ले आए, Q2 को भी ले आए, अब Q3 को लेके आ रहे हैं। तो बच्चों अब मुझे बताओ, जब Q3 को मैं लेके आ रहा हूँ इनफाइनाइट से, तो अब विरोध करने वाले दो जने हो गए, यानी दो आवेश हो गए, Q1 भी हो गया और Q2 हो गया। तो दोनों क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो Q1 और Q2 दोनों के कारण क्या आएगा, इस बार विभव आएगा। ठीक है, तो देखो W3 इज इक्वल टू Q1 व Q2 के कारण विभव इंटू Q3। यहाँ पे देखो Q1 के कारण ही विभव आया था, क्यों, क्योंकि पहले Q1 ही था वहाँ पे। अब दो आवेश हो गए, Q1 और Q2 के कारण विभव इंटू Q3। तो बच्चों देखो W3 इज इक्वल टू Q1 के कारण कितना होगा, KQ1/R13।
क्योंकि मैं Q3 को लेके आ रहा हूँ, डायग्राम को अच्छे से देखो, Q3 को लेके आया तो ये वाला भी क्या करेगा, विरोध करेगा। Q3 को जब लाऊंगा तो ये वाला भी क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इस आवेश की इससे दूरी कितनी है, R13 है। तो देखो हमारे पास इस फॉर्मूले में कितना लिखा है मैंने, KQ1/R13। ठीक है, इस पॉइंट पे विभव, इसके कारण Q1 के कारण इस पॉइंट पे विभव कितना हो जाएगा, KQ1/R13। इसी प्रकार बच्चों इस पॉइंट पे इसके कारण विभव KQ2/R23। तो KQ2/R23 इंटू Q3 आ जाएगा। Q3 आवेश आ गया ना, समीशन W3 इज इक्वल टू KQ1Q3/R13 प्लस KQ2Q3/R23 बच्चों। ठीक है, तो अपने पास इसको जो मैं सोल्व किया अंदर मल्टीप्लाई करा के, तो ये वैल्यू हमें समीकरण नंबर 3 मिल गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे करना क्या है हमने को, यानी W3 तक आ गए अपन। अब हमें कुल कार्य चाहिए बच्चों इसका, क्योंकि हमें इस पूरे सिस्टम, यानी एक सिस्टम बना दिया अपन 3 आवेशों का, यानी 3 आवेशों का एक निकाय बन गया। इस निकाय में, इस निकाय को बनाने में हमें कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, वही क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिएगा कुल कार्य अपन फाइंड करते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। तो मान लेता हूँ कुल कार्य W है, W बराबर W1 W2 W3। पहले के कारण 0 था, दूसरे का ये था और तीसरे के कारण ये था टोटल। ठीक है, तो W इक्वल टू हमने फाइनली ये सोल्व किया, लिख दोगे आप। ये तो आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे बच्चों, आराम से देख लीजिएगा। बस कॉमन लिया है, K का मान बच्चों कितना होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ये आपने यहाँ पे रख दिया है। देखो यहाँ पे अपन ने पुट कर लिया, तो इसमें से फिर कॉमन आ गया, K सब में से कॉमन आ रहा था ना, देखो बाहर ले लिया, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो बच्चों ये 3 आवेशों की निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। ओके बच्चों, तो ये आपके सिलेबस में, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब देखिएगा गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। बच्चों कोई भी हमारे पास एक कुचालक गोला है, ठीक है, हम उसको क्या करना चाहते हैं बच्चों, समावेशित का मतलब है सम प्लस आवेशित, यानी समान आवेश से उसको आवेशित करेंगे। यानी किसी भी स्फेयर को हम चार्ज करेंगे बच्चों, इंग्लिश में समझो, चार्ज करना है ना। यानी किसी एक हमारे पास कोई गोला है, कुचालक गोला है, उसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं, तो उसको कुल चार्ज करने में कितनी एनर्जी चाहिए, टोटल चार्ज करने में कितनी एनर्जी हमें आवश्यक होगी, हम वो फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, माना एक कुचालक गोला है जिसका केंद्र O है, ठीक है, तथा त्रिज्या R है। इस बड़े वाले इस गोले की बात कर रहा हूँ, टोटल गोला है, ये तो गोलीय कोष आ गया अंदर, तो ठीक है। ठीक है बच्चों, Q आवेश से आवेशित किया जाता है। बच्चों क्या किया जाता है कि ये जो गोला है इसको चार्ज किया जाता है, किससे, Q आवेश से, यानी इसको टोटल आवेश Q दिया जाता है। तो गोले को Q आवेश से आवेशित करने में किया गया जो कार्य है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। बच्चों यहाँ भी वही कार्य करना है कि आपको चार्ज को ले लेके आना है बार बार, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ इसको Q चार्ज दे दोगे। क्या आप खाना एक साथ खा लेते हो क्या, जैसे आपने थाली में रखी 2 रोटी और एक साथ ही एक ही घास में ले जाते हो पूरी को, ऐसा नहीं होता है। हम छोटे छोटे घास लेते हैं और फिर हमारा भी जो बॉडी है वो धीरे धीरे चार्ज होने लग जाता है, ठीक है, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है और हमें एनर्जी मिलती है बच्चों। तो इसी प्रकार से इस गोले को भी हम धीरे धीरे चार्ज देंगे तो ये फिर चार्ज होता जाएगा। इसका आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज लगाते हो ना, तो क्या करते हो, चार्जिंग में लगाया कि लगाते ही हो जाता है चार्ज, नहीं, वो कुछ टाइम लेता है। तो बच्चों गोले को आवेश Q से आवेशित करने में किया गया जो कार्य है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से, प्यारे बच्चों आपने 3 प्रकार के आवेश घनत्व पढ़े होंगे 12th क्लास के अंदर। पहला आपने पढ़ा होगा लाइन चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, पढ़ा है ना, लैम्डा बराबर Q/L। एक पढ़ा है बच्चों आपने, ये तो हो गया कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व। एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता था, Q/A, आवेश बटा क्षेत्रफल, ये होता है आवेश बटा लंबाई, ठीक है। और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व रो, ये होता था Q/V।
ठीक है, ये है वॉल्यूम, आयतन। ठीक है बच्चों, इसको आयतन कहते हैं। तो आवेश बटा आयतन क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व होता है बच्चों। तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेना है, ये नहीं लेने, ये वाला हमारे यहाँ काम में है। क्योंकि गोले का क्या होता है? आयतन तो होता है। गोले का एक सरफेस यानी कि उसका आयतन यहाँ पे अपन देख रहे हैं, क्योंकि उसके आयतन में हमें चार्ज देना है, उसको उसके चार्ज करना है, उसकी फुल स्फेयर को कंप्लीटली चार्ज करेंगे। तो हम यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा यूज करेंगे। तो रो इक्वल टू क्यू बाई वी। तो रो इक्वल टू क्यू, वी क्या है? आयतन। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसकी रेडियस है। ठीक है, तो रो का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 3 ऊपर चला जाएगा, 3Q/4 पाई आर क्यूब, समीकरण नंबर 1। ओके बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट लिखिएगा बच्चों, रोक लीजिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोले का जो निर्माण है बच्चों, गोलीय कोश से होता है। गोले का जो निर्माण है वो छोटे छोटे गोलीय कोशों से होता है बच्चों, जो सेल होती है उनसे होता है। तो माना इस कुचालक गोले में एक आर त्रिज्या व डी मोटाई, यहाँ पे एरो साइन लगा दिया मैंने, यहाँ पे आप अच्छी तरह लिखना है इसको, डी मोटाई का गोलीय कोश उपस्थित है। बच्चों ये जो आपके पास दिख रहा है ना, ये वाला, ये गोलीय कोश है, इसकी जो मोटाई है वो डी है और रेडियस कितनी इसकी? आर है। और इसको, इसके ऊपर जो चार्ज है वो +Q है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अब जब बात आई थी, अभी अपन ने बोला था कि छोटे छोटे हम घास लेते हैं फिर अपन खाना खाते हैं, तो वैसा ही यहाँ हो रहा है कि यहाँ पर इस गोले के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है? छोटे छोटे गोलीय कोश हैं। उनको मैं +Q चार्ज देता जाऊँगा, उसकी सरफेस तक जाऊँगा बच्चों, तो हमें टोटल +Q चार्ज मिल जाएगा। धीरे धीरे मैं इसको Q देता जाऊँगा Q चार्ज, यानी कि छोटी छोटी घास देता जा रहा हूँ, Q है ना। ऐसे एक समय ऐसा आएगा कि इसको पूरा कैपिटल Q चार्ज मिल जाएगा इसकी सरफेस तक। ऐसे ही गोलीय कोश बनते जाएंगे धीरे धीरे, है ना, आगे तक। तो हमें यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गोलीय कोश नहीं बनाने हैं, हमें ओनली एक ही गोलीय कोश बना के दिखाना है। फिर हम संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे ना, संपूर्ण का फाइंड करने के लिए। संपूर्ण गोले के लिए आवेशित जो ऊर्जा है वो ज्ञात करने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा बच्चों। अभी आगे करेंगे वो, देखिएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम आपके डाउट का जवाब जरूर देंगे। आइए बच्चों, अब हम बात करें, माना इस आर त्रिज्या वाले गोले में आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। अतः विभव कितना हो गया? बिंदु आवेश के कारण। और गोले का विभव यही होता है बच्चों, V = KQ/R। सरफेस का विभव यही होता है, V = KQ/R। समीकरण नंबर 2, ये भी आपको माइंड में सेट रखना है, फॉर्मूला 12th क्लास में आपने पढ़ा है बच्चों। आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा फिर से लगाइए इस छोटे गोलीय कोश के लिए। तो रो इक्वल टू बच्चों Q/V होता है। अब की बार आयतन किसका आएगा? इस छोटे वाले कोश का। इसकी रेडियस कितनी है? R है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर, स्मॉल आर आएगा ना, स्मॉल आर क्यूब। तो ये वाला अपन ने लिख दिया बच्चों। यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 को ऊपर भेज दो, 3Q/4 पाई आर क्यूब। यहाँ से बच्चों Q की वैल्यू निकालो, तो ये वाला सारी चीज़ें इधर चली जाएगी, Q रो के मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई आर क्यूब बटे 3। ठीक है ना, तो इसको समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल देना, ये तो आता है कैलकुलेशन करना। तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों अच्छे से नोट्स बनाइएगा ना। हाँ, अब देखो DQ इक्वल टू कितना आ जाएगा? अरे बच्चों देखिए, DQ इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई 3R² DR। बच्चों हमारे पास जो समीकरण नंबर 2A है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसमें से देखो R³ था, तो R³ का अवकलन कितना हो जाएगा? 3 तो इधर आ जाएगा और R², एक पावर कम हो जाती है, और DR। ठीक है, DQ इक्वल टू रो इंटू रो कॉन्स्टेंट रहेगा 4/3 पाई भी कॉन्स्टेंट है, R³ का करोगे तो 3R² DR। DQ इक्वल टू रो 4 पाई R², 3 से 3 कैंसिल हो गया, DR। समीकरण नंबर 3 आ गया। बच्चों विद्युत विभव की परिभाषा से V = W/Q, यहाँ से W की वैल्यू QV हो जाएगी, मल्टीप्लाई करा दो इधर, तो इधर इसका अवकलन करो, dW = V तो ऐसे किसे DQ, यहाँ पे DQ आएगा बच्चों। क्यों यहाँ पे Q dV क्यों नहीं आया बच्चों? वॉल्यूम तो, यानी कि वॉल्यूम थोड़ी ना है, ये क्या है आपके पास? क्या है ये?
पोटेंशियल है, विभव है, और ये क्यू आवेश यहाँ पे चेंज हो रहा है बच्चों, देख पा रहे हैं आप, क्योंकि हम क्यू छोटे छोटे टुकड़ों में इसको दे रहे हैं, क्यू क्यू क्यू, तो कैपिटल क्यू बन जाएगा वो फिर, ठीक है ना, क्यू आवेश के रूप में इसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो डी क्यू आएगा, और क्योंकि डी क्यू की हमारे पास वैल्यू भी है ये रही। अब देखो समीकरण 4, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ऐसे कैसे, देखो वी ऐसे कैसे, और बच्चों डी क्यू की वैल्यू यहाँ से लेंगे, तो रो 4πr² डी आर। ओके, इतना तो आप समझते होंगे, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती होगी बच्चों, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वी का वैल्यू, विभव कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, है ना, के क्यू अपॉन आर लेंगे बच्चों, तो रो 4πr², पीछे अपने पास है ना विभव की वैल्यू, देखो पीछे देख लेना एक बार, यहाँ पर ये रहा समीकरण नंबर 2 से वी का मान रख देना ना। ओके, अब आइएगा बच्चों आगे, तो के क्यू अपॉन आर रो 4πr² डी आर। समीकरण 5 में समीकरण 2 से मान रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 आप देखिएगा पीछे अपनी कॉपी के अंदर, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू के अपॉन आर रो, ठीक है। अब देखो बच्चों इस क्यू का मान अपने पास समीकरण नंबर 2 से हम रखेंगे, कितना आएगा 4/3 πr³ और रो, ठीक है ना बच्चों, रो आ गया 4πr² ऐसे कैसे, और डी आर, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से सोल्व करेंगे 16/3 आएगा, देखो 4 4 जा 16 और 3 नीचे से, पाई इंटू पाई स्क्वायर, रो इंटू रो ई स्क्वायर, के का के आ गया, और बच्चों आर की पावर देखो 3 और 2 कितनी हो गई, आर की पावर 5 हो गई, लेकिन एक पावर नीचे से कट जाएगी आर से, देखो तो आर की पावर 4 बचेगी, और डी आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों 0 से आर तक, क्योंकि हमारा जो गोला है वो कहाँ तक चार्ज करना है हमें उसको, उसकी रेडियस तक ही जा सकते हैं अपन तो, यानी ऐसे गोले को इन्फाइनाइट होंगे, और कहाँ तक होंगे 0 से लेके आर रेडियस तक होंगे बच्चों, इस 0 से आर रेडियस तक अपन इसको चार्ज कर रहे हैं, इसकी सरफेस तक जाना है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लिमिट कहाँ तक लगाएंगे 0 से आर तक, 0 से आर फॉर डी आर। तो बच्चों ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे आ गई, इसका इंटीग्रेशन करो, आर की पावर 5/5 हो जाएगा इंटीग्रेशन, सब जानते हैं एक्स की पावर n डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अब लिमिट रखेंगे इसमें, तो आर की पावर 5 आ जाएगी, और 0 रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो आर ही रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गई, क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों क्या करना है, समीकरण 1 का मान समीकरण 6 में रखो बच्चों, तो देखो 16/15 π² के का क्या आ गया, आर की पावर 5 है, रो का वैल्यू आप कहाँ से रखोगे, समीकरण 1 से रखोगे, तो रो का वैल्यू यही है, वहाँ पे देख लीजिएगा आप, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रो का स्क्वायर हो रहा है। जब इसको टोटल को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। यही कार्य बच्चों स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, और U इक्वल टू, इसलिए डब्ल्यू को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, U से, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। बच्चों यहाँ जो के है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹, इसका मात्रक आप निकाल लेंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, यही आएगा बच्चों। ओके, तो अब हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें आगे देखिए बच्चों, इसी का एक केस है ना, स्पेशल केस है, मैंने स्टार से हेडिंग डाली है, चालक गोले को क्यू आवेश से आवेशित करने के लिए ऊर्जा। बच्चों अब इस बार हम चालक गोला ले रहे हैं और उसको चार्ज करेंगे क्यू आवेश तक। तो बच्चों देखो, माना आर त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसको क्यू आवेश से क्या करना है, आवेशित करना है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर। गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा बच्चों, V बराबर के क्यू अपॉन आर, ठीक है। इसकी रेडियस कहाँ तक है, आर तक है, तो के क्यू अपॉन आर आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। क्यू क्या है बच्चों, ये क्यू क्यों लिया मैंने, क्योंकि आवेशन की प्रक्रिया में किसी गोले में आवेश की मात्रा है, यानी हम इसको धीरे धीरे आवेश देंगे, क्यू 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 है ना ऐसे, तो टोटल क्यू जब ऐड करेंगे इनको तो कैपिटल क्यू बन जाएगा, है ना, सभी को जोड़ के, ठीक है ना। अभी आपको इसका उदाहरण मैंने अच्छे से दे दिया था कि हम किसी को भी एक साथ चार्ज नहीं कर सकते। तो बच्चों मान लीजिए हम किसी समय इसको क्यू आवेश दे रहे हैं, तो उसके समय उसका विभव हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, समीकरण नंबर 1। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास V बराबर होता है W अपॉन क्यू, ठीक है। तो W बराबर V क्यू, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो dW बराबर V dQ, है ना। किसी अदर चर के सापेक्ष इसका अवकलन करता हूँ मैं, dW t के सापेक्ष कर लो, मान लो dW अपॉन dt, V dQ अपॉन dt, dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों यही बचेगा फाइनली, है ना, ऐसे ही मैंने पीछे किया था अभी अवकलन। तो dW बराबर V का वैल्यू यहाँ से रखो के क्यू अपॉन आर,
ठीक है। और डी क्यू के अपॉन आर बाहर आ जाएगा, क्यू और डी क्यू अंदर रहेंगे, क्योंकि मैंने डी क्यू के सापेक्ष क्या करना है, यहाँ पे समाकलन करना है। बच्चों समाकलन की लिमिट क्या होगी, हम बच्चों इस गोले को चार्ज देंगे कहाँ से, जीरो से। जीरो से कहाँ तक, मुझे कहाँ तक चार्ज करना है इसको, कैपिटल क्यू तक करना है। तो जीरो से क्यू तक मैं इसको चार्ज दूंगा। अगर इसका मैं समाकलन करूंगा तो क्यू डी क्यू का क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्स डी एक्स का क्या होता है बच्चों, एक्स डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बटा 2, जानते हो समाकलन। हाँ, तो क्यू डी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी जीरो से क्यू। ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, लिमिट रखोगे जब। यही कार्य बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही जो कार्य है वो किसके रूप में संचित होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बच्चों मैंने इसको यू प्राइम मान लिया है, क्योंकि पीछे मैंने यू मान लिया था उसको। यू प्राइम इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, इस डब्ल्यू को मैंने यू प्राइम से रिप्लेस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं यू और यू प्राइम का रेशो लूँ, अनुपात लूँ, तो कितना बनेगा बच्चों, देखो यू की वैल्यू अपने पास आई थी 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और यू प्राइम की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा 6/5 आएगा बच्चों, 6/5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर अपने पास इसी प्रकार से यू प्राइम अपॉन यू की वैल्यू आएगी। अगर इसको रिवर्स लें अपन उल्टा, तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। बच्चों आज का लास्ट टॉपिक है, आज के लेक्चर को फिर अपन कंप्लीट करेंगे यहीं पे, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या का मान कितना होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो जो इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो हम इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है, जो इसका आकार शेप है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते बच्चों। फिर भी अगर हम इसकी कैलकुलेशन के लिए हम इसको एक स्फीयर मान लें, क्या मान लें बच्चों, एक स्फीयर मान लें, तो हम उसकी जो ऊर्जा यानी जो इसकी रेडियस है, चिरसम्मत जो त्रिज्या है, वो फाइंड कर सकते हैं, क्लासिकल रेडियस। ओके बच्चों, तो माना इलेक्ट्रॉन एक आर त्रिज्या का समावेशित गोला है बच्चों, ऐसा मान रहे हैं, हालांकि होता नहीं है, माना जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक आर त्रिज्या का समावेशित गोला है तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है। सब जानते हैं, ये तो छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। अतः गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, U = 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। बच्चों यहाँ चालक नहीं है, ये कुचालक गोला यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है, तो उसकी ऊर्जा ये होती है, हमने निकाल लिया पीछे, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, समीकरण नंबर 1। बच्चों के की वैल्यू ये होती है, सभी को पता है। क्यू यहाँ पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, ये वाला होता है। ये m0 वगैरह इसके द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सी प्रकाश का वेग है बच्चों, ये क्यों लिखे हैं अभी काम आएंगे आगे। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नहीं बच्चों, संबंध से, यहाँ पे संबंध आएगा ना, संबंध से। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। तो क्या होता है, छोटी क्लासों से पढ़ा है भी आपने, E = m0 c² होता है। तो अगर मैं एनर्जी को यहाँ किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, यू से, क्योंकि हम यू मान रहे हैं स्थितिज ऊर्जा को, U = m0 c², समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, U की जगह अगर मैं क्या रख दूँ, m0 c², तो रख दिया मैंने, देखो m0 c² = क्या हो गया, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें त्रिज्या चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तो रेडियस को इधर भेज दो, बाकी इनको नीचे ले आओ, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन m0 c²। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू रख दो। 3/5 ऐसे कैसे, के का मान 9 × 10⁻9, क्यू का मान आवेश होता है तो 1.6 10⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 नीचे, m0 की वैल्यू 9.1 10⁻31 इंटू सी का वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हम जब इन सबको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे बच्चों, तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 1.69 10⁻15 मीटर। और इस 10⁻15 मीटर को बच्चों क्या कहते हैं, एक फर्मी कहते हैं। एक फर्मी = होता है 10⁻15 मीटर। तो बच्चों R = 1.69, इसको क्या कह देंगे, देखो एक फर्मी, तो यहाँ एक फर्मी लगाऊंगा तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1.69 फर्मी हो जाएगा बच्चों। तो आपके डायरेक्टली याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, 1.69 फर्मी। ओके, तो आता है इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या 1.69 फर्मी होती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों ये वाला चैप्टर अपना
लगभग 3 दिन लगेंगे इसमें, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझे और इनको अच्छे से नोट्स बनाए, ठीक है। और इसकी PDF नोट्स मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप राइट डाउन कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे विद्यार्थियों। ओके, और एक चीज़ और विद्यार्थियों, है ना, आप सभी अपने मित्रों को इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स जो भी सर्किल में है आपके फ्रेंड सर्किल में, उन सभी को आप इसको शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को ध्यान रहे कि क्लासेस रेगुलरली हो रही है, ठीक है। तो ओके, फिर से अपन कल मिलते हैं।